अब देख रहे हैं आपका बाजार 170 अंक ऊपर अभी सेंसेक्स कामकाज कर रहा है। करीब 28,472 का स्तर देखने को मिला। निफ्टी करीब 88-20 के स्तरों पे कामकाज करते हुए। इस बीच मल्टीपल ब्लॉक डील्स EIL में हुई हैं। सुबह 30 लाख और अब 23 लाख शेयर का सौदा हुआ है, जिसके बाद शेयर लाल निशान में ही कामकाज कर रहा है। रफली फ्लैट नोट पे कामकाज करते हुए और ITC में खबर के बाद कुछ उछाल देखने को मिल रहा है। शमा से बातचीत करते हैं, हमारे साथ मौजूद है। शमा जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार शमा जी, क्या सवाल आपका, पूछिए। मेरे पास फ्यूचर कौन है जो मैंने 25 रुपए पे बाय किया है 800 पे। तो मैं लॉन्ग टाइम के लिए रख सकती हूँ, ये मेरा गौरांग सर से सवाल है। चलिए, गौरांग फ्यूचर कंज्यूमर में खरीदारी है। 800 शेयर है, 24 रुपए के भाव पे खरीदारी है। 27 रुपए करीब का मौजूदा स्तर है, यानी कि इन 3 रुपए पर शेयर के आसपास का मुनाफा है। ये बनी रहे या निकल जाए, लंबी अवधि का नजरिया है। एक तो जो रिटेल को लेकर के कारोबार में प्रतिस्पर्धा ऊपर की तरफ जा रही है, खास करके ई-कॉमर्स को लेकर के, हो सकता है कि आने वाले में समय में आमदनी को लेकर के, तिमाही नतीजों को लेकर थोड़ी बहुत मुश्किल सामने आ सकती है। मेरी आपको हिदायत ये होगी कि अगर आप ये कंपनी से निकल करके बिरला ग्रुप की समूह की ही कंपनी AB नुवो में अगर आप निवेश करते हैं तो मौजूदा स्तर से मेरे ख्याल से आपके नीचे के तरफ के जो दायरे हैं वो काफ़ी सीमित हो जाएंगे और रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी फेवरेबल है। और AB नुवो पर हमारी पॉजिटिव कवरेज है और ख़ास करके जो मैनेजमेंट या फिर जो स्ट्रक्चरल चेंज किया है उसको बाद मेरे ख्याल से तिमाही नतीजों के आधार पर एक बेहतर कंपनी बन जाती है AB नुवो। तो आप चाहे तो ये परिवर्तन कर सकते हैं। श्योर। चलिए, तो आपको विकल्प भी यहाँ पर बताए गए हैं जहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। अगले दर्शक की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। अब हमारे साथ अनिल जी जुड़े हैं फोन लाइन पर। नमस्कार अनिल, पूछिए। नमस्ते मैम जी बताइए अनिल जी। अनिल शर्मा बोल रहा हूँ मैम, बिलवाड़ा से। जी मैम सुजलोन के शेयर लिए थे 1000 शेयर 7 रुपए की रेट पे। चलिए, काफी अच्छा मुनाफा आपको हो रहा है, कंग्रेचुलेशंस। अब क्या करना चाहते हैं? तो मैम ये पूछना चाह रहा हूँ इनको कंटिन्यू होल्ड करूँ, क्योंकि 36 से काफी नीचे आ गया, तो क्या इसको भेज दूँ? तो काफी और हायर लेवल्स भी आपने देखे हैं और उसके बाद अब ये नीचे जो आ रहा है वहां पर आप कंसर्न शो कर रहे हैं। मानस, आपकी क्या राय होगी सुजलॉन को लेकर? आगे के चार्ट्स कैसे लग रहे हैं? देखिए, पिछले करीब 2-3 हफ्ते से ज़रूर कुछ रिवर्सल के साइन सुजलॉन में देखने को मिले हैं। स्टॉक अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर निकल आया है, बट मैं समझता हूँ जो मेजर हर्डल पॉइंट है वो है 19 रुपये और 20 रुपये की रेंज में। एक बार अगर स्टॉक वो रेंज ब्रेक कर लेता है तब आप ये मान के चल सकते हैं कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में स्टॉक परफॉर्म कर सकता है। फिलहाल के लिए मैं समझता हूँ कि चूंकि स्टॉक 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, पैटर्न पॉजिटिव लग रहे हैं, तो 15 रुपये 90 पैसे के स्टॉप लॉस से स्टॉक बने रहा जा सकता है। और अगर 20 रुपये के लेवल्स ब्रेक होंगे तो ये मान के चलिए कि 28 से 30 रुपये के स्तर देखने को सुजलॉन में मिल सकते हैं। जी, 20 रुपये का लेवल काफ़ी क्रूशियल है। आप वैसे ही बहुत मुनाफे में हैं, अपनी पोजीशन में बने रहें, आपको ये राय दी गई है। 17-15, 17-20 के स्तर पर सुजलॉन कामकाज कर रहा था। अभी भी कुछ खरीदारी भी यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ी है। बातचीत करते हैं कुछ और दर्शकों से भी। हमारे साथ सुधीर मौजूद है, सुधीर मेहता मौजूद है। मेहता साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार मेहता साहब, क्या सवाल आपका, पूछिए। सर, एडवांस एंजाइम के 300 शेयर ले रखे हैं एवरेज 2040 पे। खरीदारी आपकी कब की है मेहता साहब? सर अभी लास्ट 3 मंथ्स में किया मैंने, एवरेज परचेजिंग करी है। ओके। और 3 to 6 मंथ होल्ड कर सकता हूँ। जी, गौरांग एडवांस एंजाइम, इसमें इनकी खरीदारी है 2040 रुपये के भाव पे खरीदारी है। 300 शेयर है, थोड़ी ऊपरी स्तर पर खरीदारी जरूर कह सकते हैं। 3 महीने पहले ही खरीदारी है। आप क्या राय रखते हैं इस पर? देखिए, कंपनी बेहतर है और लिस्टिंग के बाद बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया है। मैं मैनेजमेंट की बातें सुन रहा था, टिप्पणियाँ सुन रहा था और उसके आधार पर मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में जो लॉन्चेस होंगे नए फाइंडिंग्स को लेकर के वो काफ़ी बेहतर होंगे। इनके कुछ 4 या 6 फैसिलिटीज़ है मैन्युफैक्चरिंग, मेरे ख्याल से 3 भारत देश में और या 2 या 3 विदेश में है। जो प्रोडक्ट लाइनअप है इनका वो काफ़ी उत्साहित है, लेकिन इन्होंने निवेश किया ऊपरी स्तर पर, जहाँ से ऊपरी स्तर छू करके ये स्टॉक नीचे आया है। 2000 के ऊपर की खरीद, मौजूदा स्तर 1600-1620 के आसपास। नज़रिया मुझे ठीक से सुनने में नहीं आया कि कितना समय सीमा देना चाहेंगे, लेकिन अगर ये इनका निवेश जो भी छोटी या मध्यम अवधि के लिए से लिया होगा उसको परिवर्तन करके आप 1-1.5 साल रखते हैं और मौजूदा स्तर पर
25% या आधी क्वांटिटी एवरेज करते हैं तो आपको बेशक बशर्ते एक मुनाफे वाली एग्जिट मिल सकती है, बशर्ते कि आप अपनी सीमा बढ़ा दें और इस स्तर पर थोड़ा बहुत एवरेज करें। श्योर, चलिए तो यहाँ पर भी आपको राय मिल चुकी है। तेज जुड़े हमारे साथ फोन लाइन पर। नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल। Yeah, I have bought 500 Make Money Organics at 40. You've already bought this position? Yes. Okay. And for how long do you want to hold on to this position? Long term. Long At term के least लिए 3 to 5 years. ठीक है, 3 से 5 साल का इनका नजरिया है। मानस मेक मनी ऑर्गेनिक्स पर जाना चाहते हैं। 500 शेयर्स हैं 40 रुपीज़ के भाव पर, उसी पर अभी ये ट्रेड भी कर रहा है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से क्या राय दे सकते हैं? देखिए, लॉन्ग टर्म चार्ट्स तो अभी भी अच्छे लगते हैं। हालांकि ये ज़रूर है कि हमने करीब पिछले 6 महीने में कंसोलिडेशन देखा है 35 और 50 की रेंज में। बट मैं समझता हूँ कि इस कंसोलिडेशन के बाद जब भी ब्रेकआउट देखने को मिलेगा 50 रुपीज़ के ऊपर, तो इसके जो नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट आते हैं वो 72 के आसपास आते हैं। तो मेरी राय में तो बिल्कुल बने रहें। अगर ये चाहें तो 33 रुपीज़ के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखें। जी, 33 रुपये के नीचे आप एक स्टॉप लॉस रखें और अपनी पोजीशन में बने रहें, आपको राय दी गई है। बातचीत करने के लिए हैप्पी है, मुंबई से मौजूद है। हैप्पी जी नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार हैप्पी जी। हेलो जी हैप्पी जी, आप सुन पा रहे हैं? सर, यूनियन बैंक में ट्रेडिंग के नजरिए से मैं जानना चाहता हूँ। आपने इसमें इसको ही क्यों चुना, यूनियन बैंक को ही क्यों चुना? हेलो, चलिए संपर्क टूट गया। लेकिन मानस, यूनियन बैंक को इन्होंने चुना है ट्रेडिंग के लिहाज से। 141-42 के स्तरों पे कामकाज कर रहा है, फ्लैट टू पॉजिटिव बायस है। आपकी राय? मानस आप सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद मानस से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। दोनों से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच आप एक बार IFB इंडस्ट्रीज़ को देखिए। कुछ देर पहले हमने इस पर बात की, तब ये शेयर करीब 10% ऊपर था, लेकिन अब 14% के स्पाइक के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है। 627-28 का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फर्टिलाइजर स्पेस से हमने चंबल की बात की थी, RCF में भी एक तेज़ी आई है। ये दोनों डे हाई पर आ रहे, पूरे फर्टिलाइजर स्पेस में बाइंग आ गई है। चंबल, RCF और GSFC, ये कुछ ऐसे नाम हैं जहां पे एक खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ रही है। पूरा फर्टिलाइजर स्पेस एक दिन के ऊपरी स्तरों पर पहुंच गया। और साथ साथ डिशमैन फार्मा, ये एक और ऐसा नाम है जहां पर 2.5% के आसपास का एक स्पाइक देखने को मिला है। गौरांग मौजूद भी हमारे साथ है। गौरांग, एक सवाल अभी आया था यूनियन बैंक को लेकर, निवेश करना चाहते हैं, नजरिया शायद छोटी अवधि का है, आपकी राय क्या कहती है? देखिए, छोटी अवधि में तो मैं बिल्कुल ही सक्षम नहीं हूँ किसी भी तरह की टिप्पणी करने के लिए। मेरे ख्याल से मानस जी ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। लेकिन अगर लंबी अवधि का नज़रिया है, 1-1.5 साल का, तो हमारी खरीदारी की राय बरकरार है। लेकिन ये खरीदारी अगर आपको करनी है तो मौजूदा स्तर पर नहीं, करीबन 130-135 के आसपास अगर आप खरीदारी करते हैं तो आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बन जाता है और नीचे की तरफ के दायरे भी काफ़ी सीमित हो जाते हैं। श्योर, तो यूनियन बैंक में लॉन्ग टर्म का नजरिए से आप 135 के लेवल्स पर खरीदारी कर सकते हैं। ये गौरांग की राय है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। एक सवाल हमारे पास आया है भरत का, मुंबई से। ये जानना चाहते हैं हिंडाल्को के बारे में। 450 शेयर्स हैं इनके पास, 185 के भाव पर उन्होंने खरीदारी की हुई है। मानस, अगर आप हमसे सुन पा रहे हैं तो हिंडाल्को पर आपकी राय क्या होगी? 185 के भाव पर खरीदारी की है इन्होंने, आसपास ही चल रहा है उसके अभी। देखिए, ऑलरेडी हम एक अपमूव देख चुके हैं, उसके बाद हमें कंसोलिडेशन हाई लेवल पे देखने को मिल रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक चल रहा है, तो मेरी राय में तो बिल्कुल बने रहना चाहिए और अपने स्टॉप लॉसेस 177 के नीचे रखने चाहिए। और जब भी स्टॉक 195 के लेवल्स ब्रेक करेगा तो कम से कम 205-207 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। जी, तो आपको राय दी गई है और करीब करीब हिंडाल्को 4 रुपये नीचे कामकाज कर रहा है, 183-84 के स्तरों पे कामकाज करते हुए। एक और दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ नवीन है बातचीत करने के लिए। नवीन जी नमस्कार। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग नवीन जी, क्या सवाल आपका? मेरे पास कैप्लिन पॉइंट है 200 शेयर्स 241 पे। 241 पे खरीदारी? 421 पे 421 पे खरीदारी है। हाँ सर। ओके, नजरिया क्या रखते हैं उसमें? सर 4 महीने से लेके बैठा हूँ मैं, तो 3 महीने और रुक सकता हूँ, तो क्या चांसेस हैं प्रॉफिट बनने के? आप ओके। गौरांग, सवाल कैप्लिन पॉइंट पर है। 150 शेयर हैं और करीब करीब 421 के भाव पे खरीदारी है। 400 का मौजूदा स्तर है, 21 रुपये पर शेयर घाटा है। अगर आप ट्रैक करते हैं तो क्या राय रखते हैं इस पर? अगेन, कंपनी स्पेसिफिक तो कवरेज नहीं है तो मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। मेरी राय में फार्मा सेक्टर में 2 स्टॉक करेक्ट हुए हैं हाल ही में। एक है सिप्ला और दूसरा है ऑरबिंदो।
जहां पर लंबी अवधि के नज़रिए से निवेश करने के लिए बहुत ही बढ़िया मौका है। जी, तो चाहे तो परिवर्तन कर सकते हैं सुमित। ओके मानस, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे कैप्टन पॉइंट पे? देखिए, बहुत क्लियरिटी तो चार्ट्स पे नहीं है, बट केवल इतना कह सकता हूँ कि 374 अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है। तो अगर ये बने रहना चाहते हैं तो 374 का स्टॉप लॉस जरूर रखें। रिवर्सल के साइन तभी दिखेंगे जब स्टॉक 445 के लेवल्स ब्रेक करेगा, और अगर 445 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो ये मान के चलिए कि 520 से 550 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जी, चलिए अगले दर्शक के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ अब जामनगर से राठौर जयेश भी मौजूद हैं। जयेश नमस्कार, पूछिए। मैडम जी पूछिए सर। मैडम मैंने 580 से लिया है रेमंड के 50 शेयर। रेमंड में आपने निवेश किया है? हाँ हाँ। लंबे अवधि का नजरिया आपका? मैडम अभी 10-15 दिन। 10 से 15 दिन के लिए आपने खरीदा कब था? बहुत टाइम हो गया, नवंबर। काफी समय से रुके हुए हैं, और सिर्फ 10-15 दिन दे सकते हैं, फिलहाल काफी नुकसान में है। गौरांग, आपकी क्या राय होगी टेक्सटाइल स्पेस से रेमंड को देखते हुए? अगर इनका शॉर्ट टर्म का ही नजरिया हो तो आपको लगता है कि जो अभी लॉस हो रहा है वो रिकवर हो पाएगा? देखिए, मानस जी ज़्यादा सक्षम है शॉर्ट टर्म के लिए टिप्पणी करने के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए हमारी खरीदारी की राय बरकरार है, और इन शख्स को इन निवेशक को या इन दर्शक को एक ही हिदायत दूंगा, 580 पे खरीदारी, 500 का स्तर, 80 रुपये आप खो रहे हैं, तो आप एक अंदाज़ा लगाइए प्रतिशत के हिसाब से कितना है। तकलीफ ये होती है साक्षी के पैसे कमाने के लिए तो हम 10-15 रुपये मुनाफे में निकल जाते हैं, और जब नुकसान बांधने की बात आती है तो हम 10-15%, 20% से भी ज़्यादा इंतज़ार करते हैं, और फिर वो नुकसान बढ़ता जाता है। जी, चलिए, तो आपको राय दी गई है कि आप लंबी अवधि का अगर नजरिया रखते हैं तो बने रह सकते हैं, छोटी अवधि के लिए हालांकि गौरांग टिप्पणी नहीं करते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेके सोलंकी मौजूद हैं। सोलंकी साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सोलंकी साहब, क्या सवाल है आपका, पूछिए। बस ठीक है, मेरे पास आरईसी के शेयर हैं एट द एवरेज 85, 2000 क्वांटिटी है। ये कब खरीदारी की थी आपने सोलंकी साहब? तो मेरे को ये 3-4 साल हो गए और अच्छी डिविडेंड दे रही है जी, तो इसको रखना चाहिए, अब प्रॉफिट बुक करना चाहिए। रादर आपका अब तक का जो आपकी कॉस्ट है वो तो पूरी निकल चुकी होगी इसमें। हाँ, यस यस यस। चलिए, तो मुफ्त के शेयर आपके पास रखे हैं खाली? हाँ जी, हाँ जी। ओके, आप लेकिन मुफ्त का मुनाफा जो उसे जरूर बचा के रखिएगा। मानस, जो पोजीशन है वो काफ़ी प्रॉफिटेबल है। 85 रुपये के भाव पे खरीदारी है, 2000 शेयर है, 143 आ चुका है। रादर ये केस स्टडी है, ये बाकी उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कि एक अच्छे डिविडेंड पेइंग स्टॉक के अंदर पैसा लगाते हैं, पेशेंटली अपनी पोजीशन में बने रहते हैं। कैपिटल गेन तो इन्हें जो मिल रहा है अप्रिसिएशन का वो तो मिल ही रहा है, प्लस डिविडेंड पे आउट भी मिला है, ऑलमोस्ट कॉस्ट निकल चुकी है, फ्री के शेयर हैं। आप क्या राय रखते हैं, अब इनमें क्या करना चाहिए ना? देखिए, टेक्निकली तो स्टॉक अभी भी अच्छा लगता है। हम ऑलरेडी 80 रुपये से अपमूव देख रहे हैं, और अभी भी हायर टॉप्स हायर बॉटम्स चार्ट्स पे बहुत क्लियर दिख रहे हैं। पैटर्न को देख के लगता है कि शायद आने वाले टाइम में अगर 2 से 3 मंथ का टाइम फ्रेम लेके चले तो 180 रुपये तक के लेवल्स आरईसी में वापस देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी राय में तो बने रहे, टाइम टू टाइम अपने स्टॉप लॉसेस रिवाइज करते रहे। फिलहाल के लिए मैं समझता हूँ कि अब 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखना चाहिए, जो कि 120 के आसपास है। श्योर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज बैंकिंग स्पेस में काफ़ी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है, और खास तौर पर सबसे ज़्यादा HDFC बैंक और HDFC दोनों में ही तेज़ी आज अच्छी खासी देखने को मिली। क्या कुछ वजह थी जिसके पीछे आज HDFC बैंक अपने रिकॉर्ड हाइस पर पहुंचते हुए नजर आया? डिम्पी पूरा लेखा जोखा लेकर मौजूद भी हैं। डिम्पी, ये बताइए कि क्या कुछ वजह थी जिसके पीछे हमने देखा आज 10% तक का भी अपसाइड मूव यहाँ पर देखने को मिला? देखिए, जब इस तरह का मूव मिलता है तो नो डाउट हमेशा से FICs का एक सोल कंटेंडर बन जाते हैं। जब 8% का मूव मिले, बाजार को भी चलाया, बैंक निफ्टी को भी ऑल टाइम हाई पे ले आए। आज ठीक वही हुआ। असल में खबर ये थी कि RBI ने इनकी लिमिट को ईज ऑफ किया है, उससे इंस्टीट्यूशनल निवेशक और इसके अंदर आ सकते हैं। FIs की लिमिट थोड़ा ओपन हुआ था, जिसको पहले कैपिंग की हुई थी, वो जब कैपिंग हटी उसके बाद आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आते हुए देखा। 30 सितंबर तक बैंक में विदेशी निवेश करीब 72% के आसपास का था। बैंकों में विदेशी निवेश की सीमा 74% तय है, और RBI ने बैंक में विदेशी निवेश की सीमा घटाकर 72% कर दी थी। तो इसको जब हटाया उसके बाद इस शेयर के अंदर हमने जोरदार मोमेंटम आते हुए देखा। आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग नोट पे भी खुला। उसके बाद इसमें ब्लॉक डील्स हुई। जो ब्लॉक डील हुई वो करीब 4000 करोड़ रुपए के आसपास की थी, जो उसके मोमेंटम को लूज आउट करने ही नहीं दे रही हैं। और ये सारी की सारी डील ऑलमोस्ट 9% के प्राइस एप्रिसिएशन पे हुई, यानी कि 1450 के हिसाब से हुई। तो एक तो ब्लॉक डील का बड़ा चंक, दूसरा FIs का कैपिंग हट
जाना, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है मार्केट के लिहाज से ये सबसे बड़ी कंपनी बन गई है जिसने रिलायंस को भी पिछाड़ दिया है। तो मार्केट कैप के लिहाज से भी लीडरशिप इसके हाथ में आई है। तो इसलिए आज दिन भर आप देखेंगे HDFC बैंक की बाजार को ऊपर या नीचे करने की पूरी क्षमता रखेगा। 5.5% से ज़्यादा वेटेज इसकी निफ्टी में बनती है। ये कुल मिला के आज HDFC बैंक के अंदर जो गतिविधियां हुई ये हिस्टोरिकल थी, और अब दोनों ही ट्विंस, ना केवल HDFC बैंक बल्कि HDFC भी इसी मोमेंटम में चला। जी राधा डिम्पी, आपसे एक और सवाल लेंगे ADR को लेकर भी, लेकिन इस बीच बाजार के बड़े जानकार अजय बग्गा से भी हमने बातचीत की HDFC को लेकर, उनका क्या कहना है ये भी आपको सुनवाते हैं। HDFC बैंक का जो कैटलिस्ट रहा कि RBI ने FIIs के लिए खोला, वो 74% का लिमिट रहता है बैंक्स का, और 72% तक RBI रोक लगा देती है कि हमारे से प्री क्लियरेंस लेके करिए। तो ये जो आज खोला है, और इसमें जो बात रहती है दीपाली, जो ADR रहता है वो लगभग 1600 रुपए का चल रहा था कल रात को। कल ADR 1% नीचे गिरा तो ADR बेचा लोगों ने, और आज खरीदारी हो रही है यहाँ मार्केट में, क्योंकि बहुत बड़ा एक आर्बिट्राज था। यहाँ 1350 था, ADR 1600 रुपए का चल रहा था अगर डॉलर को कन्वर्ट करें तो। वो आज प्ले आउट हो रहा है। मेरे को लगता है आज शाम तक FII का फिर से लिमिट क्रॉस हो सकता है। ये लगता है कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस जो इशू हुए वो वेस्ट हुए हैं, तो थोड़ा कैपिटल एक्सपैंड हुआ, उसके चलते RBI ने ये विंडो खोली है। डिम्पी, अभी अजय को हमने सुना, वो भी ADR के बारे में कुछ जिक्र कर रहे थे कि ADR में काफ़ी डिफ्रेंसिएशन है। समझाएं जरा ये दोनों ही चीज़ों का डिफ्रेंसिएशन क्या था और कैसे इसका इम्पैक्ट हुआ मार्केट में आज जो मूव आया उसको लेकर। असल में ऐसे देखिए, जो कुछ चुनिंदा कंपनीज होते हैं वो भारत में तो रखती हैं अपने आप को, बल्कि वो दूसरी एक्सचेंजेस में भी अपने आप को लिस्ट कराती हैं। जैसे कि भारत में भी आप देखते हैं कुछ एक इंडियन पेरेंट कंपनी बाहर के होते हैं लेकिन इंडिया फर्म बना देती है। अमेरिका में एक तरीका है अपने आप को लिस्ट करवाने का, या फिर ये कहें कि पैसा रेस करने का, उसको कहते हैं ADR, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, यूजुअली इस नाम से ADR को समझा जाता है। और ये आप एक पैसे जुटाने का एक तरीका होता है जो कि आप US में प्रचलित है। आप NASDAQ के अंदर अपने आप को लिस्ट करवा लेते हैं। अब हुआ क्या, हालांकि इनकी रेशो, स्वैप रेशो अलग अलग थी, लेकिन वैल्यूएशन टर्म पे, यानी कि डॉलर को अगर आप रुपए में बदल देंगे तो HDFC का जो ADR था वो 1600 के ऊपर था। यहाँ पे जो HDFC का दाम था वो 1400 के नीचे था। तो अपने आप में ही अगर डॉलर को रुपए में, मैं US वाले डॉलर को भी रुपए में और भारत का जो रुपया उस हिसाब से देखूँ तो 200 रुपये का फर्क दिख गया था। और जैसे ही FIs की लिमिट कैप हटाने की बात सामने आई, और सीधा इम्पैक्ट ये था कि भले आप US में कुछ करें ना करें, लेकिन भारत में एकदम से इंस्टीट्यूशनल लॉबी काफ़ी एक्टिव हुई है और उन्होंने यहाँ पे फ्यूचर्स को बाय किया। यही बड़ी वजह थी कि खबर अपने आप में क्वांटम से हिसाब से छोटी थी, लेकिन उसका इंपैक्ट जोरदार था, क्योंकि आर्बिट्रेजिंग दिख रही थी जो कि करीब 200 पॉइंट के आसपास की थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और रही बात एक्सचेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक ही आदमी ADR और भारत में नहीं ले सकता, इंस्टीट्यूशन को अलग अलग लिस्ट करवा के ले सकते हैं, लेकिन एक आदमी दोनों एक्सचेंजेस में एक साथ काम नहीं करेगा। और ये बड़ी वजह थी कि आज डिफरेंस क्लियरली दिखा।